Good evening, everyone. I welcome you all to our YouTube channel AgriEdit. I am Neha Matra, your mentor for entomology. I have completed my bachelor's in agriculture and master's in agriculture from VNMKV Parbani. Currently, I am pursuing my PhD program from MPKV Rahuri. I was gold medalist in my master's program and I have also qualified ASRB NET 2023. So, in last class, we discussed about the topic insect morphology, in which we focused all the key points and basic concepts which are very important for IBPS AFO mains exam. So, today we will be dealing on the another major branch of entomology, that is insect physiology. Also, I'll be continuing my classes in IBPS AFO batch 2025, so you can enroll and join my classes through AgriEdit platform. So let us start today's class. Insect physiology. Can anyone tell me? Can anyone tell me what is insect physiology? Or in short, what is physiology? What is physiology? Okay, see, as we saw morphology, morphology is the study of external structure of the insect. Same like that, physiology, physiology, it is the study of functioning and chemistry of insect organ system. Like how different insect organs work, what is their functioning, this all will come under the study of physiology. Now, there are various branches of physiology, like in this digestive system, respiratory system, excretory system, circulatory system, nervous system, reproductive system, endocrine system. All these systems are part of physiology. Today, we will be dealing with one part. Okay, so let us start with digestive system. हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था कि इंसेक्ट्स के पास माउथ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं माउथ पार्ट्स के, जिससे वो अपना खाना खाता है. अभी अगर सपोज इंसेक्ट ने के खाना खाया है तो ऑब्वियसली उसको वो फूड डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना. तो इस वजह से इंसेक्ट के पास डाइजेस्ट करने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. तो इन शॉर्ट, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लार्जर इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में. ओके, सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी इंसेक्ट का डाइजेशन कैसे होता है? तो इंसेक्ट का डाइजेशन होता है उसके एलिमेंट्री कैनल से. इंसेक्ट इज हैविंग अ लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर एलिमेंट्री कैनल which start from the mouth and end to the anus. Okay, so alimentary canal, it is divided into foregut, midgut and hindgut. अभी हम एक एक डिटेल में देखेंगे कि फोरगट क्या होता है, मिडगट क्या होता है और हिंडगट क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोरगट. फोरगट स्टार्ट्स विद द माउथ. फोरगट कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ से इंसेक्ट ने फूड खाया, उसके बाद वो जाएगा फैरिंग्स के पास. अभी फैरिंग्स जो होता है ना, इट विल एक्ट एज सकिंग पंप. ये जो है ना सकिंग पंप के जैसे एक्ट करेगा सैप फीडर्स में. ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो सैप मतलब लिक्विड फूड को सक करेंगे, तो वहां पर सकिंग पंप का काम जो करता है वो हमारा फैरिंग्स करता है. नेक्स्ट, एक नैरो ट्यूब होती है जो फूड को कंडक्ट करेगी फ्रॉम फैरिंग्स टू द क्रॉप. फैरिंग्स से क्रॉप में लेकर जाने वाली नैरो ट्यूब जो होती है वो होती है ईसोफेगस. उसके बाद ईसोफेगस से फूड जाएगा क्रॉप में,
क्रॉप इट इज नोन एज स्टोरेज स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो फूड है वो स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गिजार्ड। दिस गिजार्ड इट इज प्रेजेंट इन ओनली द सॉलिड फीडर्स। गिजार्ड सिर्फ सॉलिड फीडर्स में प्रेजेंट रहता है। गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोरगट मीन्स माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप में गया, क्रॉप से गिजार्ड में गया। ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फोरगट के बारे में हमको पता होनी चाहिए। दैट इज फोरगट इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। फोरगट जो होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग जो है इसमें प्रेजेंट होती है। और फोरगट से मिडगट में जब फूड जाएगा तो वहां पर एक वॉल्व होती है, मतलब एक ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म रहता है जिसका नाम होता है ईसोफेजियल और कार्डियल वॉल्व। ये ईसोफेजियल या कार्डियल वॉल्व से फूड जो है वो फोरगट से मिडगट में जाएगा। ठीक है, तो फोरगट इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। फोरगट से मिडगट में फूड जब जाएगा तो वो एक वॉल्व से जाएगा जिसको ईसोफेजियल वॉल्व बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है एलिमेंट्री का सेकेंड पार्ट है मिडगट। मिडगट, अभी अलग अलग पार्ट्स होते हैं मिडगट में भी। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज सीसे। इसको हम गैस्ट्रिक सीसे भी बोलते हैं। जो मिडगट में गैस्ट्रिक सीसे है इट विल इंक्रीज द फंक्शनल एरिया ऑफ द मिडगट। मिडगट की फंक्शनल एरिया को इंक्रीज करने का काम जो है वो सीसे करता है। इसमें एक पेरिट्रॉफिक लाइनिंग भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, मिडगट की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और अगर इसकी हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो मिडगट इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मिडगट जो होता है ना वो एंडोडर्मल होता है, नॉट एक्टोडर्मल। एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग यहाँ पर एब्सेंट होती है। और मिडगट से अगर हिंडगट में, मिडगट से हिंडगट में अगर फूड जाएगा तो वहां पर भी एक क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म होगा जिसको हम पायरोलिक वॉल्व बोलेंगे। ठीक, तो मिडगट के बारे में हमने क्या क्या देखा कि उसके पास एक गैस्ट्रिक सीसे है जो उसकी फंक्शनल एरिया को इंक्रीज कर रहा है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है जो उसकी इंटरनल लाइनिंग बना रहा है। उसके जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट थे। उसके बाद इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग यहाँ पर एब्सेंट होती है। और मिडगट से जब हिंडगट में फूड जाएगा तो वो पायरोलिक वॉल्व के थ्रू जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट जब हम एलिमेंट्री कैनल की बात करते हैं तो आता है हिंडगट। अभी हिंडगट के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, इलियम, कोलोन, रेक्टम। अभी मेन जो हिंडगट का फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सॉल्ट वाटर फ्रॉम द फीसेस। जब फीसेस एनस से बाहर जाने वाले हैं उसमें अगर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस है तो उसको ये हिंडगट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हिंडगट। हिंडगट इट इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। और यहाँ पर जो इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग है ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी देखो, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा फूड जो है वो यूजफुल है। उसमें ऐसे भी कुछ होता है जो नॉन यूजफुल हो या वेस्ट मटेरियल हो। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, especially the nitrogenous waste from the body of insect is known as excretion।
एक्सक्रीशन क्या होता है कि आपको वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है आपके बॉडी में से बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है वो होना चाहिए और फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस भी मेंटेन होनी चाहिए। इसीलिए इंसेक्ट को एक्सक्रीशन करना इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है? तो एक्सक्रीशन में काम करने वाला मेजर ऑर्गन जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल, और सेकेंडरी जो काम करते हैं वो फैट बॉडीज भी करते हैं, नेफ्रोसाइट्स भी करते हैं, ओइनोसाइट्स भी करते हैं और इंटेग्यूमेंट भी करता है। लेकिन अगर एग्जाम में मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, तो आंसर जाएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है, ठीक है? नाउ अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? विच इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट? इफ एनीवन नोज प्लीज आंसर मी। excretory product of insect is? किसी को पता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम? ओके, आई विल टेल यू। अभी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहेंगे और एक्वेटिक जो है वो वाटर में रहेंगे। ओके, तो जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं जो लैंड पे रहेंगे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहता है दैट इज यूरिया और यूरिक एसिड। ओके, यूरिया और यूरिक एसिड इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, और अमोनिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ब्रीफ में खत्म हुआ। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था कि हमने वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमको बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस रखना है, फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन करनी है। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमने देखा माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ओइनोसाइट्स, फैट बॉडीज, इंटेग्यूमेंट एंड नेफ्रोसाइट्स। मेजर जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल रहता है। उसके बाद हमने वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। तो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहते हैं उसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है, इसलिए इनको हम यूरिकोटेलिज्म भी बोलते हैं। और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है अमोनिया, इसलिए इसको हम अमोनोटेलिज्म भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये IBPS A4 मेंस 2022-23 का क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सिल्कवॉर्म which is located at the junction of midgut and hindgut। अभी मैंने बताया एक ऐसा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट है, वो कौन सा ऑर्गन है? कैन एनीवन आंसर? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल इसका आंसर जाएगा। माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट पर प्रेजेंट है। ओके, B is the correct answer. Next we are going to start here with the respiratory system। अभी देखो, ह्यूमन बॉडी जैसे हम हैं, हमको रेस्पिरेशन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वैसे ही इंसेक्ट को भी सरवाइव करने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है। उसको भी ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। तो मेजर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी
इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इट इज थ्रू द एयर फिल्ड ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट का कौन सा है? तो वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से उसका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया देखेंगे कि ट्रैकिया का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। सबसे पहले होता है ओपनिंग। ट्रैकिया की ओपनिंग को स्पिराकल बोला जाता है। ओके, स्पिराकल, यहाँ से एयर अंदर जाएगा स्पिराकल और वो जाएगा ट्रैकिया में। फिर यहाँ से सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है और फाइनेस्ट ब्रांच, फाइनेस्ट मतलब सबसे पतली वाली ब्रांच जो होती है ट्रैकिया की, उसको बोला जाता है ट्रैकियोल। ओके, तो समझ में आया? ट्रैकिया, it is the major organ of respiration in the insect body. Opening of the trachea, it is known as spiracle. Finest branch of the trachea, it is known as tracheole. अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेस्पिरेशन जो है ना, डायरेक्टली एयर जो है वो टिश्यूज को मिलता है, इसमें ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता। एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द टिश्यूज। हेमोलिम्फ इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द रेस्पिरेशन। ओके, अभी आपको एग्जाम IBPS AFO में जो फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे वो एकदम बेसिक्स आएंगे कि ऑर्गन कौन से हैं रेस्पिरेशन के, एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स कौन से हैं, डाइजेस्टिव में क्या क्या होता है, आपको उसके डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में इतना याद रखना है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एयर फिल्ड ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया की ओपनिंग स्पिराकल रहती है। ओके, दिस इज ऑल व्हाट आई थॉट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है? अभी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आई वांट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? वेदर इट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और वेदर इट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज आंसर मी। या गुड, प्रिया ने आंसर दिया है, इट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो ब्लड फ्लो होगा वो वेसल्स के थ्रू फ्लो होगा। वो वेसल्स कैपिलरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं और आर्टरीज भी हो सकते हैं। तो वैसे ही इंसेक्ट में जो होता है ना, इट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? कि उसके पास कोई भी वेसल नहीं है, उसके पास ना कैपिलरीज है, उसके पास ना वेन्स है, ना आर्टरीज है। तो कहाँ ब्लड फ्लो होगा? ब्लड विल फ्लो थ्रू दी बॉडी कैविटी। ब्लड का जो फ्लो है ना वो बॉडी कैविटी में होगा, डायरेक्टली वो बॉडी कैविटी में फ्लो होगा। उस बॉडी कैविटी को बोला जाता है हेमोसियल। ओके, तो blood flows through the body cavity which is known as hemocoel. Okay, अभी इसमें एक प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन रहता है। इंसेक्ट्स में एक प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन रहता है जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल बोलते हैं। अब ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल होता है ना, ये दो इसमें डिवाइडेड होता है। उसका एंटेरियर रीजन जो रहता है वो ऑर्टा रहता है और उसका पोस्टीरियर जो रहता है वो हार्ट रहता है। ठीक है, तो अभी देखो ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट आ गया। अभी हार्ट क्या फंक्शन करेगा? हार्ट विल फंक्शन पंपिंग ऑर्गन। अभी हार्ट जो है ना वो पंपिंग ऑर्गन होगा, उसके पंपिंग के वजह से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। अभी यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होगा। हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हार्ट के अंदर जो भी ब्लड है वो बाहर जाएगा। ठीक है, और डायस्टोल में एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन हुआ तो बाहर का जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा। और यही साइकिल जो है सिस्टोल डायस्टोल चलती रहेगी
और पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा। ओके, अभी सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है, उस ब्रेक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीवन कैन टेल? ब्रेक बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल, it is known as diastasis. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है, इंसेक्ट में जो रहता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है, जिसमें ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में फ्लो होगा, जिसको हम हेमोसियल बोलते हैं। उसमें एक डोर्सल ब्लड वेसल रहती है जो प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन होगा। इट इज डिवाइडेड इन एंटेरियर अओर्टा एंड पोस्टेरियर हार्ट। फिर जो हार्ट होगा वो पंपिंग ऑर्गन होगा, उसके पंपिंग करने के वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, एंड दिस विल कंप्लीट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। ओके, hope you all are connected and you are understanding. Next we are going to start here nervous system. अभी इंसेक्ट में नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब देखो ब्रेन का, अभी ब्रेन की फंक्शनिंग होगी। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है इंसेक्ट में वो होता है न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन इंसेक्ट। ओके, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी रहती है। ओके, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, जिसमें दो प्रोजेक्शंस होंगे। ठीक है, ये सेल बॉडी के पास दो प्रोजेक्शंस होंगे, एक होगा डेंड्राइट दैट रिसीव द स्टिमुलाई। कोई भी अगर इंसेक्ट के पास स्टिमुलाई आ रहा है, वो हो सकता है डेंजर, वो होता है कुछ भी, कोई भी स्टिमुलाई इंसेक्ट के पास आया तो वो रिसीव करेगा डेंड्राइट। डेंड्राइट दैट विल रिसीव द स्टिमुलाई एंड एक्सॉन, ये जो है एक्सॉन वो ट्रांसमिट करेगा स्टिमुलाई को। ओके, तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज न्यूरॉन। Neuron, it is having cell body, dendrite that receive the stimuli, axon that transmit the stimuli. Next question for you is, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, उस गैप का नाम क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ स्पेस होती है, कुछ गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? ओके, गुड प्रिया, गुड। साइनेप्स। साइनेप्स एक न्यूरॉन जहां पर खत्म होगा और दूसरा न्यूरॉन जहां पर स्टार्ट होगा, इसके बीच में एक स्पेस या फिर गैप होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 3। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 इसमें डिवाइडेड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको इसके डीप में नहीं जाना है, बस नाम याद रखने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, कैन एनीवन टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? अभी न्यूरॉन के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बेसिस मतलब फंक्शन के बेसिस पर या स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स होते हैं। कैन यू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स? ओके, आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। अभी देखो यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसके पास सिंगल एक्सॉन है, अगर उसके पास एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन।
सेकेंड बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल एक्सॉन एंड लॉन्ग डिस्टल डेंड्राइट, उसके पास एक ही प्रॉक्सिमल एक्सॉन होगा और एक लॉन्ग डिस्टल डेंड्राइट होगा, इसको हम बोलेंगे बायपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, प्रॉक्सिमल एक्सॉन एंड मेनी डिस्टल डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो मोनोपोलर मतलब सिंगल एक्सॉन, बायपोलर मींस प्रॉक्सिमल एक्सॉन एंड लॉन्ग डिस्टल डेंड्राइट, मल्टीपोलर मतलब प्रॉक्सिमल एक्सॉन एंड मेनी डिस्टल डेंड्राइट। ओके, उसके बाद फंक्शन के बेसिस पर और 3 टाइप्स रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, जब स्टिमुलाई आएगा तो वो कंडक्ट करेगा इम्पल्स को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाने का काम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन करेगा। मोटर न्यूरॉन, इट विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी इफेक्टर ऑर्गन। और इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में काम करेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे, मोनोपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी डाइजेशन भी हो गया, एक्सक्रीशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, सर्कुलेशन भी हो गया और नर्वस सिस्टम भी हो गया। अभी नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का अलग होता है और मेल का अलग होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, एक पेयर होगा ओवरी का। ठीक है, ओवरी का पेयर। अब इस ओवरी के अंदर, ओवरी के बेसिक यूनिट्स ओवेरियोल होंगे। क्या होंगे, ओवेरियोल। अभी इस ओवरी में एग का प्रोडक्शन होगा। ओके, पेयर ऑफ ओवरी, इसके अंदर ओवेरियोल्स, और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, एग का प्रोडक्शन होता है फीमेल के अंदर। नाउ eggs are carried to the lateral oviduct। ओवरी से एग्स कहां पर आएंगे, लैटरल ओविडक्ट में आएंगे। ठीक है, लैटरल ओविडक्ट के बाद वो जाएंगे मीडियन ओविडक्ट में, जिसको हम कॉमन ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो जाएंगे बाहर, लाइक दे विल बी डिस्चार्ज्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वजाइना। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज के बाद लैटरल ओविडक्ट, लैटरल ओविडक्ट के बाद मीडियन ओविडक्ट एंड मीडियन ओविडक्ट के बाद वजाइना से वो बाहर। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन पूछा जाता है, दैट इज अबाउट स्पर्मेथिका। अभी स्पर्मेथिका के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, कि स्पर्मेथिका किस सिस्टम का पार्ट है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, किसमें आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, दे विल सी द स्पर्म और डायरेक्टली वो मेल को टिक कर देंगे। नहीं, स्पर्मेथिका इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्पर्मेथिका। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड, इसका फंक्शन, कि स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इट विल स्टोर दी स्पर्म्स। वजाइना में से जब स्पर्म्स अंदर आएंगे तो स्पर्मेथिका जो है स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, क्वेश्चन आता है स्पर्मेथिका इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका फंक्शन क्या है, इट विल स्टोर दी स्पर्म्स। डन। वजाइना के भी 2 फंक्शन है,
डिस्चार्जिंग द एग्स, एग्स को बाहर फेंकने का मतलब डिस्चार्ज करने का काम करेगा, एंड रिसीविंग द स्पर्म्स। ओके, तो यहाँ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट की, जिसमें हमने देखा इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, और बेसिक यूनिट ऑफ ओवरी जो होती है वो ओवेरियोल्स। उसके बाद एग जो है वो मीडियन ओविडक्ट, लैटरल ओविडक्ट, मीडियन ओविडक्ट, फिर बाहर वजाइना। इसी को हम कॉपुलेटरी पाउच भी बोलते हैं, जेनाइटल चेम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिका का भी फंक्शन देखा एंड वजाइना का भी फंक्शन देखा। ओके, नेक्स्ट, now we are going to start here with the male reproductive system। अभी देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि वहां पर थी ओवरी और उसका बेसिक यूनिट था ओवेरियोल, वैसे ही जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर होते हैं टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज। ठीक है, और इस टेस्टिस के जो बेसिक यूनिट रहते हैं उसको बोला जाता है फॉलिकल्स। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस, और ये पेयर ऑफ टेस्टिस में फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ से स्पर्म्स जाएंगे वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस से जाएंगे समाइनल वेसिकल में, और समाइनल वेसिकल से वो जाएंगे नीचे, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट या फिर अडिकस बोला जाता है, जो डिस्चार्ज करेगा स्पर्म्स को। ओके, तो अभी एक और यहाँ पर जैसे फीमेल में स्पर्मेटिका स्टोर कर रही थी, वैसे ही मेल में समाइनल वेसिकल जो है वो स्पर्म स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, और ये जो जिसके अंदर फॉलिकल्स होंगे, स्पर्म यहाँ से निकल के वास एफरेंस में जाएगा, समाइनल वेसिकल में कुछ टाइम स्टोर होगा, उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर बाहर अडिगस से डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, next we are going to start here with the endocrine system. This will be the last system of physiology, endocrine system। अभी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, देखो एक डक्टलेस ग्लैंड, इंसेक्ट्स में डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे बॉडी में। अब वो जो केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं उस केमिकल्स को बोला जाता है हॉर्मोन्स। ओके, इस केमिकल को क्या बोला जाता है, हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स अभी सिक्रीट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं इंसेक्ट के बॉडी में। ठीक है, तो वो कौन कौन से रहते हैं, सबसे पहले रहता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स मतलब क्या होंगे, ऐसे कुछ सेल्स होंगे ब्रेन में जो ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करेंगे। ओके, तो याद रखना है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, ब्रेन हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेशन हार्मोन, वो पूरे बॉडी को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। ब्रेन हार्मोन को हम एक्टिवेशन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल it will secrete the brain hormone, brain hormone it is also known as activation hormone। ठीक है, second we are going to see corpora cardiaca। अभी कॉर्पोरा कार्डियका जो होता है ना वो इंसेक्ट का न्यूरोहेमल ऑर्गन रहता है। ठीक है, अभी ये न्यूरोहेमल ऑर्गन क्या करेगा, बाकी के जो भी सिस्टम्स है ना इनके फंक्शनिंग को देखेगा, और दो जो भी हार्मोन्स दूसरे ऑर्गन सिक्रीट कर रहे हैं उनको स्टोर और रिलीज करने का काम जो होता है वो कॉर्पोरा कार्डियका के पास रहता है। ठीक है, तो कॉर्पोरा कार्डियका क्या है, इट इज न्यूरोहेमल ऑर्गन, it will store and release the other hormones and will see the functioning of the other cells। okay, next, corpora allata, this is very important। corpora allata का फंक्शन पूछा जाता है। corpora allata जो है वो जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट करता है।
जुवेनाइल हार्मोन को हम नियोटेनिन भी बोलते हैं, ठीक है। Corpora allata, it will secrete the juvenile hormone and also it is known as neotenin. Okay. Next we are going to start here with prothoracic glands. कल जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पूरा मोल्टिंग का प्रोसेस देखा, ठीक है। तो वो मोल्टिंग करवाने वाला जो था वो था प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स एक हार्मोन को सिक्रीट करेंगे जिसका नाम होता है मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोन। तो ये एक्डिसोन जो है वो मोल्टिंग करवाएगा और ये एक्डिसोन जो है इट इज सिक्रीटेड बाय द प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो मोल्टिंग हार्मोन को सिक्रीट करेंगे और यही मोल्टिंग हार्मोन जो है वो मोल्टिंग की प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इट इज वेस्मन्स रिंग। वेस्मन्स रिंग क्या होता है? एक फ्यूजन रहता है जिसमें कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा अलाटा और पोस्ट ऑसिपिटल सूचर ये सब एक फ्यूज करके बनाएंगे वेस्मन्स रिंग। तो ये जो वेस्मन्स रिंग है इट इज इन दी मैगोट्स ऑफ डिप्टेरा। ये एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है, जो यंग वन होते हैं डिप्टेरा के यंग वन जो होते हैं मैगोट्स, उनमें ये वेस्मन्स रिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने क्या देखा कि वो एक डक्टलेस सिस्टम होती है जो अलग अलग केमिकल्स को सिक्रीट करेगी। वो केमिकल्स का नाम होता है हार्मोन। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जो ब्रेन हार्मोन उसी को हम एक्टिवेशन हार्मोन बोलेंगे, वो सिक्रीट करेगा। सेकंड हमने देखा कॉर्पोरा कार्डियका जो दूसरों की फंक्शनिंग को भी संभाल रहा था। नेक्स्ट कॉर्पोरा अलाटा जो जुवेनाइल हार्मोन उसी को नियोटेनिन बोला जाता है, वो सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट हमने देखा प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स जो मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोन जो है वो सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट वी सॉ वेस्मन्स रिंग। वेस्मन्स रिंग जो होता है वो एक फ्यूजन होता है कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा अलाटा और पोस्ट ऑसिपिटल सूचर का, ठीक है। तो हियर वी एंड टुडेज क्लास जिसमें हमने पूरा फिजियोलॉजी देखा। तो मैं एक क्विक रिवीजन भी ले सकती हूँ जिसमें हम शॉर्ट में देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम्स कैसे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट की फंक्शनिंग को स्टडी करना, उसके बारे में स्टडी करना कि वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे रहता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस थी जिसमें सबसे पहले हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट में हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेशन में हमने देखा कि ब्रेक डाउन हो रहा था और फूड डाइजेस्ट हो रहा था। तो डाइजेशन के लिए उसमें फोरगट था, मिडगट था और हिंडगट था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म था उसको इंसेक्ट के बॉडी में से बाहर निकालना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो था वो था माल्फिजियन ट्यूब्यूल। नेक्स्ट वी सॉ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा कि सबसे पहला जो ऑर्गन रहता है वो होता है ट्रैकिया, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया स्पिरैकल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इंसेक्ट के पास एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है जिसमें ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी मतलब हेमोसियल से फ्लो होगा। उसमें फिर हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन था जिसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा था। नेक्स्ट वी सॉ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर न्यूरॉन का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा जिसमें डेंड्राइट और एक्सॉन थे। उसमें फिर हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन थे जिसमें यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट वी सॉ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओवेरियोल, स्पर्मेथिका,
उसके बाद लैटरल ओविडक्ट, मीडियन ओविडक्ट, वजाइना, ये सब कुछ था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था टेस्टिस, फॉलिकल्स, उसके बाद वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, समाइनल वेसिकल और बाहर जब आएगा वो अडिकस। उसके बाद लास्ट हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट कौन कौन कर रहा है वो देखा, जिसमें सबसे पहले था न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो ब्रेन हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। सेकेंड था कॉर्पोरा अलाटा जो जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट था प्रोथोरैसिक ग्लैंड जो एक्डिसोन सिक्रीट करेगा। और लास्ट था वेस्टमन्स रिंग जो सबका फ्यूजन। ओके, so here we end today's class. I hope this class was very useful and beneficial to all of you and hope you liked it. If you are having any doubts regarding this, please ask me. I want you all to enroll for IBPS AFO Crash Course 2025. कुछ डाउट्स है?